प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। इतिहास कैसे याद करेगा मनमोहन सिंह को? क्यों बताया मोदी को देश के लिए खतरा? मैं कमजोर नहीं। मोदी का पीएम बनना विनाशकारी। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। राजनीति की गहमागहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने भी वही किया। आरोप जो अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज अपनी तीसरी और कह लीजिए एक दो जो अटकलें हैं कि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल खोलकर वो बोले। बहुत कम बोलते हैं मनमोहन सिंह। अपने कार्यकाल के दौरान क्या कामयाबियां रही इसके बारे में भी उन्होंने खूब बोला, खूब बताया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कामयाब प्रधानमंत्री साबित हुए, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने बाकी दलों पर भी निशाना साधा, साथ ही अपने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जो अटकलें हैं उसको भी नकार दिया। प्रधानमंत्री के आज के बयान, आज के उनके सारे जो बोले गए जो चीजें हैं उस पर क्या कुछ अहम होगा, इसी पर बातचीत करेंगे आज हम।
तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान मिली कामयाबी का गुणगान करते हुए उनको सुना गया। दूसरे और कई अहम सवालों पर लेकिन वो चुप्पी साधे रहे। इन 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान कितने वो कामयाब हो पाए, पहले आइए देखिए ये रिपोर्ट, आगे बातचीत करेंगे। क्या मनमोहन सिंह कामयाब प्रधानमंत्री साबित हुए? प्रधानमंत्री को गुस्सा क्यों आया? प्रधानमंत्री कितने पास, कितने फेल? That the Food Security Act that we have passed will to some extent shield the common man from rising food prices. We should also recognize that incomes for most people have increased faster than inflation. Delivery of health and education services is giving new hope to our brothers and sisters living in rural areas of our country. These initiatives have ensured that agricultural GDP has grown faster than ever before. India has become one of the world's largest producers of food grains, sugar, fruits and vegetables, milk and poultry. The number of people below the poverty line has come down by 13.8 crores. Education has been a key element of our strategy to increase the productive capacity of our economy and improve access to better jobs. तो सुना आपने, प्रधानमंत्री के ये शब्द बता रहे हैं कि बतौर प्रधानमंत्री अपने करियर की तीसरी और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 10 सालों के कामों का गुणगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या क्या किया, एक बार फिर जरा गौर से सुन लीजिए, इसके बारे में क्या कहना है उनका। We have transformed the educational landscape of our country through Sarv Shiksha Abhiyan, through new scholarships for scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and minorities, and with the focus on the girl, child and young women, we have widened educational opportunities than before. Per capita consumption in both rural and urban areas has increased significantly. We are deeply committed to the objective of combating corruption. An array of historical legislation has been enacted to make the work of the government transparent and accountable. अब तो आपने सुन ही लिया होगा कि कैसे उन्होंने एक एक करके अपनी कामयाबियों का गुणगान किया। दरअसल 3 साल में पहली बार ऐसा मौका आया जब प्रधानमंत्री मीडिया के सामने इस तरह से रूबरू हुए। यूपीए 1 में उनकी सिर्फ एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी और उसके बाद अब यूपीए 2 में दूसरी बार देश के पत्रकारों को ये मौका मिल पाया है। लेकिन क्या मनमोहन सिंह एक कामयाब प्रधानमंत्री साबित हुए हैं? इस सिलसिले पर अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि मनमोहन सिंह सरकार पिछले कई सालों में कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरी है। तारीफ से ज्यादा उन्हें आलोचनाओं का ही सामना करना पड़ा। किन किन मोर्चों पर वो किंग साबित हुए, इस बारे में आपने खुद उनके मुंह से सुन ही लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम सवालों का जवाब वो टालते ही रहे। भले ही मनमोहन सिंह अपनी कामयाबी का गुणगान करते नजर आ रहे हों, लेकिन देश और आलोचकों का तो कुछ और ही कहना है। किन किन बातों पर देश खफा है मनमोहन सिंह सरकार से, आइए एक नजर इधर भी डाल लेते हैं। मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान आसमान छूती महंगाई, 2G, कॉमनवेल्थ और कोयला घोटालों की झड़ी। साल 2008 में खुद सरकार पर ही सांसदों को घूस देकर सरकार बचाने के आरोप लगे। मनमोहन सरकार 26/11 और दूसरे कई बड़े आतंकी हमलों को रोकने में नाकामयाब रही।
सत्ता के 2 केंद्र होने के चलते यूपीए 2 बड़े फैसले लेने में अक्षम रही। अन्ना की अगुवाई में लोकपाल बिल पास किया गया, जिसे सियासी नाकामी का दिया गया नाम। अब भले ही मनमोहन सिंह कुछ भी कह लें, लेकिन अपने 10 सालों की पारी खेलने में कितने भी कामयाब भी रहे हों, लेकिन ये बहस निरंतर चलती ही रहेगी कि मनमोहन सिंह कितने पास हुए और कितने हुए फेल। मनु लखोत्रा की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी, और प्रधानमंत्री जब बोले तो उसके बाद बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। क्या कुछ बीजेपी का रहा रुख प्रधानमंत्री के बयान पर? सुनिए पहले। And that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. That the Food Security Act that we have passed will to some extent shield the common man from rising food price. The worry about inflation is legitimate, but we should also recognize that incomes for most people have increased faster than inflation. आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बुलाई थी अपनी उपलब्धियों के लिए की चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा लगता था कि अपने नाकामियों की चर्चा करने के लिए उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है। कि हमारी 3 नाकामियां हैं कि हम महंगाई को नहीं रोक पाए, हम भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए और साथ ही साथ रोजगार के हम नए अवसर सृजित नहीं कर पाए। यह बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। यदि यह तीनों कामों को नहीं कर पाए तो फिर इस सरकार में बने रहने का अथवा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का उनका औचित्य क्या था? And that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी यदि प्रधानमंत्री बनेंगे तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में गुजरात स्टेट को डेवलपमेंट के मामले में इस हिंदुस्तान के एक मॉडल स्टेट के रूप में गुजरात को खड़ा करने का काम किया है, और उस व्यक्ति के संबंध में यह कहना कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से यह देश बर्बाद हो जाएगा, यह बहुत ही हास्यास्पद उनका यह बयान है। जी, तो प्रधानमंत्री जब बोले तो उनके बयान पर बवाल मचना स्वाभाविक है, खासकर जब नरेंद्र मोदी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए विनाशकारी होगा। इसके कई मतलब हैं, उन मतलबों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने साहस के साथ कई सच का भी उन्होंने सच भी स्वीकार किए जो इससे पहले नहीं माने गए थे। आमतौर पर सरकार उससे बचती रही है। इसी पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं आप। विजय बहादुर जी लोकसभा सदस्य हैं, आप सांसद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। JR शरण साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। शुरुआत आलोक शर्मा जी से ही कहूंगा, जो सच की स्वीकारोक्ति या जो बयान मनमोहन सिंह जी ने दिया उसमें एक बात उन्होंने ये कही कि मैं फेल रहा या पास, इसका आकलन इतिहासकार करेंगे। कौन करे इसका आकलन, ये बड़ा अहम सवाल है। एक एक करके हर उस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सवाल की शुरुआत में आलोक शर्मा जी आपसे करूंगा। जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही कि इतिहासकार बताएंगे मैं सफल रहा या विफल, इतिहासकार क्या बताएंगे, कौन इसका आकलन करे? देखिए राजीव, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति किसी पद पर होता है और अपनी कार्यकाल का व्याख्यान करता है, अगर आप कहें कि वही स्वयं अपने कार्यकाल के बारे में अपने ही नंबर देना शुरू कर दे और उसकी अपनी बड़ाई करना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। इतिहासकार एक ऐसा वर्ग होता है जो कहीं ना कहीं सब चीजों को समानता के आधार पर देखता हुआ अपना व्याख्यान करता है, उस कार्यकाल की आलोचना करता है।
तो उन्होंने, मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही बयान दिया है, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं। लेकिन कई बातें जिससे सरकार इनकार करती रही है, खुद बड़े नेता, खुद आला कमान कांग्रेस के इनकार करते रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने उन चीजों को आज स्वीकार किया है, चाहे महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो या फिर रोजगार के अवसर हो, जो कमियां हैं उनको भी उन्होंने स्वीकार किया है। ये बात पहले क्यों नहीं हुई थी? देखिए, ऐसा नहीं है, समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न वैचारिक जो भी मंच रहे उनके ऊपर जो कमियां रहती हैं सरकार मानती है। और आज प्रधानमंत्री ने जो 3 बिंदु गिनाए, पहला कहा उन्होंने कि हम महंगाई के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कहा कि महंगाई को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने बहुत नपे तुले शब्दों में कहा है कि हम इफेक्टिवली इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए, लगाम नहीं लगा पाए, महंगाई बढ़ती महंगाई ये बात उन्होंने साफ साफ स्वीकार की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और खासतौर पर यूपीए 2 में जिस तरह का महंगाई का असर रहा है वो यूपीए 1 में नहीं था। आज एक बिंदु आया कि भाई क्यों वो महंगाई रही, उन्होंने 2 कारण बहुत दिए कि फूड जो प्राइसेस थे वो इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा रहे पिछले कई वर्षों से, और जो इंटरनेशनल मार्केट में एनर्जी प्राइस हैं, पेट्रोलियम के जो प्राइसेस हैं, ये 2 मुख्य कारण रहे। इसका तीसरा कारण उन्होंने इकोनॉमिक्स की जब बात की तो बताया कि वर्ल्ड में इकोनॉमी जो स्लो डाउन रही उसका कहीं ना कहीं असर, प्रभाव हिंदुस्तान पर भी आया। ठीक है, चलिए मैं आना चाहूंगा वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी जी, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। यूसुफ जी, पहले प्रधानमंत्री का ये पूरा जो बयान आया आज, जो वक्तव्य उन्होंने दिया, उसको किस नजरिए से देखते हैं आप, और आकलन करने की जिम्मेदारी जो उन्होंने कही कि इतिहासकार बताएंगे, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ इतिहास लिखा जाएगा? देखिए, इतिहास तो जब लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा। फिलहाल जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक प्रेस कॉन्फ्रेंस रही कांग्रेस की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि मेरे ख्याल में आज़ाद भारत के इतिहास में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपना रिटायरमेंट खुद अनाउंस कर रहे हैं चुनाव से 5 महीना पहले। और लब्बो लुआब को लिए था कि अगली बार मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। 17 तारीख को कांग्रेस ने अपना अधिवेशन बुलाया हुआ है। ऐसी चर्चा है कि राहुल गांधी को उसके अंदर फॉर्मल तरीके से पहली बार कांग्रेस चुनाव से पहले कोई प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित करने जा रही है, ऐसे आकलन है। पिछली बार राहुल गांधी को प्रमोट करके उपाध्यक्ष बनाया गया था जनरल सेक्रेटरी से। ठीक है, तो राहुल गांधी को अगर प्रमोट करना है तो पहले ये कहना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह आगे नहीं होंगे। ये बात तमाम नेता अनऑफिशियली कहते थे, लेकिन ऑफिशियली कभी ये बात नहीं कही गई थी। तो वो एक रुकावट थी कि अगर मान लीजिए यूपीए 3 फिर सत्ता में आता है तो किस आधार पर मनमोहन सिंह को हटाया जाएगा, क्योंकि ठीक है, लेकिन हाँ यूसुफ जी, लेकिन तो इस अंदाज में हाँ, मोटो उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, एक दिखाया, एक पार्टी की स्ट्रेटेजी है ताकि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करने में पार्टी की अड़चनें दूर हो सकें। ठीक है, ये एक अहम बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कई सच भी उन्होंने स्वीकार किए, सरकार के कामकाज को जिस तरह से जो कमियां खासकर उन्होंने गिनाई कि कुछ कमियां रह गई हैं, उसको जिस तरह से उन्होंने स्वीकार किया, क्या लगता है कि ये रिटायरमेंट का समय मान करके उन्होंने इस सच का सामना किया? क्या इसी वजह से सच का साहस कर पाए वो? जी, ये बात बिल्कुल सही है। और आज मनमोहन सिंह जितना कॉन्फिडेंट दिखे इससे पहले कभी उतना कॉन्फिडेंट वो नहीं दिखे, क्योंकि अब जब ये तय हो चुका है कि मनमोहन सिंह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने नहीं जाएंगे, अगर यूपीए की सरकार आएगी तो भी, तो अब उन्हें कोई चिंता नहीं है, किसी तरह की कुछ नहीं है। तो वो जो आत्मविश्वास उनके अंदर था वो दिया। दूसरी बात, मनमोहन सिंह आज एक बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह से बोले और एक सधे हुए शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। मनमोहन सिंह की एक खासियत है कि वो पोलाइट होते हैं लेकिन बोल्ड होते हैं। निशाना भी सटीक है। निशाना जो आज उन्होंने साधा है नरेंद्र मोदी पर, वो गजब का था। इससे पहले वो एक बार, इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी पर निशाना साधा था और आडवाणी लाजवाब हो गए थे। तब आडवाणी बार बार नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री कहकर चलाते थे। तब मनमोहन सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था आडवाणी से कि आप अगर इतने ही मजबूत थे तो आपको क्यों आतंकवादियों को वहां छोड़ने जाना पड़ा था, और आप इतने ही मजबूत अगर थे तो आपको अपनी ही पार्टी से क्यों बाहर का रास्ता दिखाया? जी बिल्कुल, बहुत तो कम उसके लिए हाँ। कम शब्दों में पोलाइट होकर बोल्ड बात कहना कि आर्ट जो है वो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास है, और आज उन्होंने उसका एक तरह से कहे ठीक है, बहुत लंबे समय से वो हमला भी झेल रहे थे नरेंद्र मोदी का, पूरे बीजेपी का, और कम बोलते हैं प्रधानमंत्री, ये बात सही है। 10 साल में करीब 3 बार वो बोले हैं मीडिया से खासकर मुखातिब होते हुए। आप विजय बहादुर जी हमारे साथ हैं। विजय बहादुर जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के इस बयान पर, उनके इस पूरे वक्तव्य पर? सवालों पर तमाम मैं आऊंगा, मोदी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, सरकार की नाकामियों को लेकर के एक एक सवाल मैं करूंगा, लेकिन पूरे वक्तव्य को पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं समझता। ये प्राइम मिनिस्टर ने अपनी फेयरवेल स्पीच दी है।
इस स्पीच में उन्होंने एडमिट कर लिया है कि हम टोटली फेल्योर थे। ठीक। और अब अगर इतिहास की बात जाए तो अभी जब वो एयर से आ रहे थे तो उन्होंने हवाई जहाज में कहा कि मैं बहुत खुश होऊंगा और मैं बहुत संतुष्ट रहूंगा कि यदि मुझे राहुल गांधी के अंदर काम करना पड़े। देखिए, देश का प्रधानमंत्री जो 120 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वो एक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के अंडर काम करने की बात करता है, तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की गरिमा बिल्कुल डाइल्यूट हो गई। और अगर एक टेक्निकल वर्ड हम कहें तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह प्रधानमंत्री ने काम किया। और किसी फ्रंट में देखिए, जैसे उन्होंने शुरू में इस पे मैं सुन रहा था, मैं 35 साल से हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमने खाद्य बहुत अच्छी से किया। आप ये देखें, भारत में किसानों ने अपना काम कर दिया, अनाज पैदा कर दिया, आपने स्टोरेज कैपेसिटी नहीं हुई, ये इसका कौन जिम्मेदार? दूसरी चीज देखिए, प्याज में अभी जो महंगाई हुई, सिर्फ 4 और 5% प्याज का प्रोडक्शन घटा और वही प्याज 100 रुपए तक बढ़ गई। इन्होंने होर्डिंग्स एक को नहीं पकड़ा। तो प्राइम मिनिस्टर की सफलता वो खुद ही कह चुके हैं कि मैं उनके अंडर में काम करना चाहता हूं। तो क्या लगता है आपको प्रधान, जो हमारे संवैधानिक पोस्ट है उसको इन्होंने एकदम जमीन पे लाके रख दिया। जी ठीक है, उस पर बहुत बातें भी हो चुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या ये रिटायरमेंट मान रहे हैं आपको, या फिर पार्टी से अलग हटकर अपने आप को एक साफ सुथरी छवि के रूप में पेश करने की एक कोशिश थी मनमोहन सिंह की? मैं फिर कह रहा हूं, ये फेयरवेल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि बाय बाय आई फेल्ड। अब और ये उन्होंने 100% एडमिट कर लिया फेल होने का। यस, उन्होंने कोई भी इशू एड्रेस नहीं किया जिसमें देश की मुसीबत। जी अशोक साहब, आपको क्या लगता है कि क्या इस वक्तव्य को, जैसे विजय बहादुर जी कह रहे हैं, हमारे अवर सहयोगी यूसुफ जी ने भी उस बात का जिक्र किया, क्या ये फेल होने की स्वीकारोक्ति है? प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य में क्या देख रहे हैं? मौनी बाबा ने अपनी मौन तो तोड़ी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस जनता के लिए उन्होंने कुछ बोला। उन्होंने अपने लिए बोला, और शायद माननीय सदस्य जी जो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना फेयरवेल स्पीच दिया, तो मुझे भी उससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। आप एक तरफ तो कहते हैं कि एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरिस्ट ने इतना प्रोड्यूस किया कि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर हो गए। ये मैं आपको बता दूं, ये यूपीए नहीं, मैं स्कूल में बच्चा था तब से पढ़ता था कि वर्ल्ड में शुगर हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कभी कभी क्यूबा हो जाती थी। दूध का प्रोडक्शन हमारे देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन ये भी प्रधानमंत्री कहने से चूक गए और उन्होंने नहीं कहा कि सबसे ज्यादा फार्मर इसी देश में 19 सरकार के अंडर में 2 लाख किसान आत्महत्या किए। ठीक है, तो ये सब चीजें, और वही नहीं, इस देश का एग्रीकल्चर जितना इस पिछले 10 सालों में यूपीए के अंडर में फेल हुआ है, उतना शायद कभी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी एग्रीकल्चर किसानों को कम से कम नजरअंदाज नहीं किया गया था। और आई थिंक अगर इस दूसरा इवन एजुकेशन सिस्टम, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं डिलीवर हुआ तो हमारे क्वेश्चन हमारे एजुकेशन सिस्टम पे होता है। और अगर आप देखें तो यूपीए 2 में हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ जी ने कहा था कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में फर्क है। यूपीए 1 में यूपीए 1 की लगाम यूसुफ जी लेफ्ट के हाथ में थी, इसलिए जनता के बिल्कुल वो माहौल यूपीए 2 में ये खुले घोड़े की तरह थे, जो मर्जी वो इन्होंने किया। कई ठीक है, तो जे आर सरल साहब आप किस तरह से, ठीक है, हाँ, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मुझे एक राजीव गांधी की स्पीच याद आ गई आज, इनकी बातें भाषण सुनकर। आप लोग कह रहे थे पोलाइट, मैं कहता हूं इतना एरोगेंस क्यों भाई? आफ्टर ऑल मोदी से आपके अगेंस्ट एक कैंडिडेट है, इतने लोग उनको चाहते हैं, आप कैसे कह सकते हो कि देश डिजास्टर हो जाएगा? ये तो उसी तरह जैसे राजीव गांधी ने लाल किले से कह दिया था पाकिस्तान को नानी याद दिला देंगे। ये भाषा क्या यूज करना है, उसका कोई एक लिमिट होना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 120 करोड़ के लोग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस तरह की भाषा आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुसार वो नहीं बोले? देखिए राजीव, जो शरण साहब ने बात कही, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ प्रधानमंत्री को रखना चाहिए? प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों को नहीं रखना चाहिए? नरेंद्र मोदी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक गलत करे तो दूसरा भी गलत करे, ये तो नहीं कह सकते। और बड़प्पन इसमें है कि आप दूसरे के ट्रैक पे नहीं चल रहे, आपकी अपनी क्या अस्तित्व है? व्हाट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह? इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। मनमोहन मोदी आज भी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन एक राज्य का वो मुख्यमंत्री हैं। ये राजनीति, पूरी राजनीति में एक तरह से गिरावट है, जो हल्के हल्के स्टेटमेंट आते हैं, पूरी राजनीति की एक गिरावट की बात है ये।
ये किसी एक आदमी की बात नहीं है, एक पार्टी की बात नहीं है। ठीक है, इतनी बातें सुनी आपने। आलोक जी क्या लगता है, अब आप ही बेहतर बताएंगे, आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, इस वजह से यह सवाल आपसे लाजमी है कि क्या ये वास्तव में फेल होने की स्वीकारोक्ति थी, क्या ये वास्तव में ये रिटायरमेंट का एक ठीक है अनौपचारिक ऐलान था, और क्या वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत दर्द बताना चाह रहे थे, क्या कुछ आप क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से? राजीव जी, बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं है। जो आरोप लगे हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं। फेयरवेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आलोचक हैं और आलोचना करना हमारे विपक्षियों का काम है। देखिए, जाते समय ठीक है, समय कम है तो फेयरवेल शब्द उन्होंने अपना निकाल लिया है चुनकर, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्षों की बहुत से बिंदुओं पर जो है लाइट डाली है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। मैं समझता हूं आलोचना करते समय हम ये सोचें कि 10 साल में किस तरह का विकास हुआ है, कितना सोशल सेक्टर के ऊपर पैसा आया है। किसी ने कहा कि एग्रीकल्चर में इतना बड़ा नुकसान ही नहीं हुआ है। मैं कहता हूं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का रेट बढ़ा है सबसे ज्यादा, ठीक है, उसका एक नकारात्मक पहलू किसानों की हत्याएं भी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ नेगेटिव हो गया है। उन्होंने खुद मानी है, ठीक है आलोक जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि खुद स्वीकार किया है, तो उन पर बात करना बड़ा हम बात कर रहे हैं। राजीव, आप सुनिए ना मेरी बात, राजीव जी सुनिए मेरी बात। उन्होंने ये भी कहा है कि एग्रीकल्चर का जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा बैठा है। चलिए मान, आपके पैनल में किसी ने भी ये बात कही? ठीक है, मान लिया, उस बात को मान लिया। उसके बाद एग्रीकल्चर जो कंज्यूमर है, जो रूरल एरिया का कंजम्पशन है, वो 4 गुना बढ़ गया। पैनल में से किसी ने भी ये बात कही? मैं बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन नहीं, चलिए मान लिया, वो तो कह रहे हैं। मैं बता देता हूं, जो यूनिवर्सिटीज 10 साल में आई है, कितने स्कूल्स और कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, किसी ने आंकड़े दिए? उन्होंने कहा, उन्होंने बड़े साफ गोई से, ईमानदारी से एक वक्तव्य दिया है। ईमानदारी के दिए हुए वक्तव्य को केवल नकारात्मक के धरातल पर नहीं आना चाहिए। एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए इन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट नहीं कर पाए क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में वो हम लिफ्ट नहीं दे पाए हैं, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डाउन रहा है। उन्होंने अगर स्वीकारोक्ति की है कि हम कोएलिशन गवर्नमेंट के होते हुए करप्शन के मुद्दों पर कई जगह हम नहीं लगाम लगा पाए, तो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ही भ्रष्ट लोगों को अंदर भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ट्रांसपेरेंसी फिक्स करने की बात की है। हमने ही 2G और जो कोलगेट हुआ है उसके अंदर विभिन्न योजनाएं भी हमने बनाई हैं। ठीक है, वो बातें ठीक है, वो बातें ठीक है आलोक जी, लेकिन सवाल मेरा यह है, मैं अब सब मेहमानों के पास इसी सवाल पे आऊंगा कि क्या लाचारी बताकर, अपनी ईमानदारी बताकर, या फिर गलती को स्वीकार कर लेने से माफी मिल जाती है, या फिर सारे गुनाहों से आप बरी हो जाते हैं? एक बात मुझे याद आ रही है कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। मुझे राजनों से गिला नहीं, ये तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल रहबरी का यहाँ पर आलोक जी, मैं रहबरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं, कारवा नहीं लूटा है, वो बेहतर बताएंगे, उन्होंने बहुत देखा करीब से। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मीडिया भी जो है, कल 2 दिन पहले सोनिया जी ने भी कहा और आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मीडिया भी कई बार विपक्ष की तरह भूमिका अदा करता है। मैं जानना चाहता हूं मीडिया के साथियों से, कौन सा कारवा लुट गया? जब विश्व के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, उस समय भी हमने अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा है। हाँ ठीक है, हमारा देश 120 करोड़ का देश है। जो इकोनॉमी के अंदर एक बैलेंस होता है रिसोर्सेज का और पॉपुलेशन का, वो हमारा कहीं ना कहीं अन्य देशों से काफी खराब रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद हमने अपनी जी आपको बेहतर बताएंगे। यूसुफ जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, मैंने पत्रकारिता उस दौरान शुरू की जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे आए और पूरी दुनिया में वाहवाही हुई कि मनमोहन इकोनॉमिक्स आ गया है। और ये मनमोहन इकोनॉमिक्स क्या है, उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। थोड़ा मैं डिविएट हो रहा हूं, लेकिन 1 सेकंड आपका लेना चाहूंगा कि दिल्ली में मनमोहन इकोनॉमिक्स हुआ, बिजली आपने कॉर्पोरेट हाउसेस को दे दी, उन्होंने लूटना शुरू किया, इनडायरेक्टली पॉकेट आपके पैसे आपके पॉकेट में आने लगी। यही करप्शन का सबसे बड़ा मुद्दा है। मोन इकोनॉमिक्स फेलियर जो है वो करप्शन की, मैं कहूं कि इट इज फादर ऑफ करप्शन, नथिंग एल्स। ठीक है, सरकार लूटने के बजाय कॉर्पोरेट हाउसेस लूटने लगे। सवाल मैंने जो किया, यूसुफ जी आपके पास आऊंगा। देखिए, शरद जी ने बहुत बुनियादी सवाल उठाया है, जो आलोक जी ने भी बात कही कि भाई मजबूरी, क्या मजबूरी है? गठबंधन के ऊपर आप क्यों ठीकरा फोड़ रहे हो? करप्शन के आपकी पार्टी के लोगों ने नहीं किया। जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, चाहे बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो, ये चीजें आम आदमी से दूर हो गई हैं। कांग्रेस का नारा था 2004 में, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, और इसी नारे पर कांग्रेस यूपीए सत्ता में आया। 2009 में नारा दिया, आम आदमी के बढ़ते कदम, हर कदम पर भारत बुलंद। लेकिन अब सोचिए, कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का वक्त है कि वही आम आदमी अपनी पार्टी बना के क्यों दिल्ली के अंदर झंडा गाड़ रहा है? क्यों आम आदमी दूर हुआ है? क्यों? बिल्कुल सही बात है
ये जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथों में व्यवस्था दी जाती हैं तो उसमें एक मोटी रकम का ट्रांजैक्शन होता है और अल्टीमेटली वो मोटी रकम हमारी जेब से निकलती है। तब आप देखते हैं कि चीजों के रेट अचानक क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हिडन कॉस्ट होती है, जो सैकड़ों करोड़ों में जो चंदा के नाम पे दिया जाता है इधर उधर, उसकी कॉस्ट आप हमारी जेब से निकलती है। बिल्कुल। तो ये इस चीज में तो सरकार एक तरह से पूरी तरह फेल है। अगर प्रति व्यक्ति आय 4 गुना बढ़ी है तो महंगाई तो और कई गुना बढ़ गई है। बिल्कुल, लेकिन उस पर भी डाउट होता है। प्रति व्यक्ति आय 4 लोगों ने कमाया, एक ने नहीं कमाया, तो ये आप बिना कमाने वालों को छोड़ नहीं दिया जाएगा। अंबानी की इनकम मेरी इनकम के साथ जोड़ के एवरेज, बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ। विजय बात, हमने इनकम की बात नहीं की, आ रहा हूँ आलोक जी, आ रहा हूँ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा है पर नहीं आलोक जी, कंजम्पशन की बात में आता हूं। कंजम्पशन की बातें हैं, उसमें भी कई चीजें आलोक जी आप भी जानते हैं, उन चीजों पर जिक्र करेंगे। प्रोडक्शन बढ़ा होगा तभी कंजम्पशन हुआ होगा। आता हूं उस पे। ठीक है, हाँ विजय बहादुर जी। देखिए हर फ्रंट पे देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव होता है हिंदुस्तान में अभी भी 65% जनता गांव और गांव से एग्रीकल्चर से निर्भर है। अब इसको एग्जांपल देखिए, पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने अपनी प्याज की बात से स्टार्ट करिए जी, एवरेज प्याज इन्होंने 4 रुपए और 5 रुपए किलो बेची और होर्डिंग के कारण वही प्याज 100 रुपीज हो गई और जब उस पे मामला खत्म हुआ तो वही प्याज फीस हुई, तो दैट शोज की टोटली फेल्योर। अब एग्रीकल्चर पे आ जाइए। एग्रीकल्चर में उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं और पूरे किसान कि जो 1400 रुपया और 1200 रुपया एग्रीकल्चर में गेहूं की दाम फिक्स हुआ वो किसानों को मिल ही नहीं पाया जी, नहीं मिल पाया। और टोटली डिस्ट्रीब्यूशन में जो परचेज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गेहूं खरीदे ही नहीं और बिचौलिया खरीदते थे और वो 1200 में बेच देते तो फायदा बीच में हो गया। तो इन्होंने किया क्या? अच्छा, ये खुद मंत्री थे कोल में और कोल में जब मंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कोल आवंटन रद्द कर दिया। सिग्नेचर आपके हैं जी, तो प्राइम आपके अंडर में उस वक्त मंत्रालय थे। तो अब साहब हमारी गलती जी, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी ने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ठीक है, उस पर हम बातचीत करेंगे सर। तो अब अच्छा एजुकेशन की बात सुनिए, बस एक लाइन जी जी। इन्होंने क्या किया, जिसको आपके पत्रकारिता में सरन साहब कहेंगे, एक वर्ड है आपके यहाँ बड़ा सुंदर, लोक लुभावन। अब आपने मिड डे मील खोल दिया कि साहब आपको बच्चों को खाना मिलेगा। इस समय किसी गरीब, मैंने कम से कम 100 स्कूल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमीरपुर महोबा से मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैंने देखा पूरे बच्चे सिर्फ खाना बनाते हैं और जैसे खाना खा लेते छोड़े। तो यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एजुकेशन, यू आर प्रोड्यूसिंग कुक। आप रसोईया बना रहे हैं बच्चों को जी। और गांव के गरीब से गरीब लड़के से गार्जियन से पूछिए कि क्या आप अपने बच्चे को खाने के लिए नहीं, वो छोटा सा तो वो कहता क्या है, हम खाने के लिए नहीं भेजते, इतना मेरे पास खाना है। आप साहब 120 करोड़ रुपया सिर्फ बुंदेलखंड में मिड डे मील में खर्च करें, जो ये है। ठीक है, उस पर बात करना जरूरी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बहुत सारी बातें हैं जिन पर बात करना बड़ा जरूरी है। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए विनाशकारी होगा, ये बहुत बड़ा वक्तव्य इससे पहले सोनिया गांधी बोल चुकी हैं, मौत के सौदागर। इस बार फिर से इतना गंभीर बयान प्रधानमंत्री के मुंह से सुनने को मिला है। इसका क्या मतलब है? बीजेपी ने कहा है सत्यानाश की निशानी है, अरुण जेटली जी ने कहा। एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सास की सनद, बहुत सफाई दे रही, बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाव से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मनमोहन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने पीएम पर पलटवार किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी नाकामी के नगाड़ों के साथ विदाई की बेसुरी बांसुरी बजाने के लिए उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री का बयान है, उसको दो शब्दों में अगर कहा जाए तो नाकामियों के नगाड़े के साथ विदाई की बेसुरी बांसुरी है। आज जिस तरह से जो उम्मीद थी कि बहुत दिनों के बाद वो बोल रहे हैं, तो देश को ये बताएंगे कि जो चौतरफा नाकामियों का नगाड़ा उनकी सरकार का बज रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है। तो आज विदाई की बेसुरी बांसुरी नाकामियों के नगाड़े के साथ बजाई गई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उधर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने मनमोहन सरकार को पूरी तरह विफल करार दिया। जेटली ने मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को औपचारिकता बताया। क्या कहा कुछ अरुण जेटली जी ने, सुनिए। भ्रष्टाचार को वो रोक नहीं पाए, कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति को वो चेक नहीं कर पाए, बेरोजगारी उनके कार्यकाल में बढ़ी। अब ये तीनों मापदंड ले लिए जाएं किसी भी शासन के कि जिसमें बेरोजगारी भी है, बढ़ती हुई कीमतें भी हैं और भ्रष्टाचार भी है, तो सरकार तो पूर्ण रूप से फिर विफल रही। जी, हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद है बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा, जे आर शरण साहब, मैं उस बयान पर आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए विनाशकारी होगा। क्या मोदी के पीएम बनने से देश बर्बाद हो जाएगा? जे आर शरण साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शायद मुझे लगता है आज जो मनमोहन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, उनको लग रहा था कि 2 इलेक्शन की जीत का सेहरा तो मैंने अपने सर पे लगा लिया है, कि हार की सेहरा मेरे सर न लगे, इसलिए पहले ही कर दो कि भैया मैं डिक्लेयर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हूं कि मैं अगली बार नहीं हूं, जिसके सर फोड़ना हो फोड़ो। और सबसे बड़ी बात एक चीज और बताऊं, जब जब कांग्रेस आई है इस देश में, मैं बच्चा था तब से सुनता हूं कि जब जब कांग्रेस आई है महंगाई लाई है, और अभी भी मैं वही देख रहा हूं कि वही हो रहा है इस देश में। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो रुपये और डॉलर दोनों बराबर थे, 1 रुपया 1 डॉलर हुआ करता था। आज क्या हमारी इतनी बुरी स्थिति है कि 62 रुपए के 1 डॉलर के बराबर हो गए? तो ये कौन सी प्रधानमंत्री जी ने, ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? और इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर इस बारे में क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता। तो क्या लगता है कि उन्होंने इसकी वजह क्यों नहीं बताई? आखिर गलतियां हुई हैं तो गलतियों की वजह क्या रही, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या ये सिर्फ इतिहासकारों के भरोसे छोड़ दिया जाए नहीं, या उसका आकलन अभी होना चाहिए, जनता के जरिए, लोगों के जरिए होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी, इसमें इतिहासकार कुछ नहीं करेंगे। और आलोक भाई सहमत हो ना हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हो गए अब इस देश में। केवल वो कॉर्पोरेट्स के मनी के साथ खेलना जानते हैं, नहीं तो जिस तरह आम आदमी पार्टी अपनी एक एक पैसे नेट पे डालती है, लोगों को दिखाती है कि यहां से मुझे पैसा आया, ऐसा क्यों नहीं ये लोग भी करते हैं? ईमानदारी इनमें कब आएगी? मुझे ये 128 साल और 35 साल पुरानी ये दोनों पार्टियों में यूसुफ जी, ईमानदारी का कहीं से मुझे थोड़ा ठीक है यूसुफ जी, मैं उस सवाल पर आना चाहूंगा। ठीक है, तमाम सवाल है, उन पर बातचीत करना जरूरी है। मोदी पर जो वक्तव्य दिया प्रधानमंत्री ने, उसको किस तरह से देखते हैं कि मोदी का पीएम बनना देश के लिए विनाशकारी होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी को लेकर के कांग्रेस में एक अलग तरह की सोच शुरू से रही है। ये बात सच है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नहीं उखाड़ पाई, तो अभी सवाल भी पैदा होता है कि अगर गुजरात में नरेंद्र मोदी के कदम कांग्रेस नहीं रोक पाई तो देश में कैसे रोक पाएगी। जो प्रधानमंत्री का बयान है काफ़ी हार्श बयान है, काफ़ी सख्त टिप्पणी एक तरह से है, और कई लोगों का मानना है कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी भी इस तरह की कई बार टिप्पणी कर चुके, एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री को देहाती औरत की संज्ञा दे दी थी, तो ये एक राजनीति में गिरावट तो आई है। तो जहां तक जो बात आपने उठाई यूसुफ जी, उसी की बौखलाहट थी या फिर कोई सियासी मतलब आगे सोच करके उन्होंने ये हो सकता है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी का जो एक ऑरा क्रिएट किया जा रहा है ये तो सबको पता है। और गुजरात में जो कुछ हुआ, और जो क्योंकि वो सारी चीज़ें 2002 में जो हुई हैं वो इस देश के लिए अच्छी नहीं है, वो एक हमेशा के लिए बदनुमा दाग है। दाग अच्छे हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन सही मायनों में दाग अच्छे नहीं है। और नरेंद्र मोदी भले ही अपने आप को कहीं बरी कर लें, कुछ कर लें, लेकिन वो उन पर जो दाग लगे हैं, और जो उन दिनों जो हो रहा था, जो गुजरात में हो रहा था वो हो रहा था, और पार्लियामेंट में जिस तरह से
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आडवाणी जी समझा रहे थे, उस देश ने देखा है। जी जी, उस देश लेकिन ने देखा, ये तो बात उसी कही संदर्भ जा रही में है कि उसी संदर्भ प्रधानमंत्री में के पद पर रहते हुए इस तरह का हार्श बयान जो उन्होंने दिया है, ये बहुत तल्ख बयान है। क्या ये गरिमा के अनुरूप है? क्या प्रधानमंत्री को ये एहसास था कि वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एहसास रहा होगा, पूरे होशो हवास में उन्होंने ये बात बोली है, और उन्होंने बाकायदा लिखकर नहीं भी बोला, तो पूरी तरह से सवाल किया गया उनसे, उनसे सवाल किया गया, उन्होंने बोला है। आलोक जी, ये बोलने की जरूरत क्या आन पड़ी, और क्या इसका मतलब आप कांग्रेस के जरिए, प्रधानमंत्री के जरिए, सरकार के जरिए क्या निकाला जा रहा है कि मोदी अगर पीएम बने तो देश ये विनाशकारी होगा देश के लिए? देखिए, वो तो होने वाले प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में टिप्पणी ऐसी दी गई है। भाजपा के अगर वक्तव्य देखें और होने वाले प्रधानमंत्री के पिछले 6 महीने के वक्तव्य देखें, उन्होंने तो बैठे हुए प्रधानमंत्री और गए हुए प्रधानमंत्री और आने वाले प्रधानमंत्री सबके बारे में जिस तरह की तल्ख टिप्पणियां की हैं और जिस तरह से भाषा की मर्यादा को तोड़ा है, मैं समझता हूं आज ये विवाद का विषय ही नहीं होना चाहिए। तो यानी आप बोलिए तो हम भी बोलेंगे, तुम एक सुनाओ हम दो सुनाए। नहीं, हमने नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। नहीं, फिर हमने कोई रिएक्शनरी बात नहीं की है। किसी पार्टी का प्रधानमंत्री, देखिए राजीव बात वो नहीं है, बात जो आपने सवाल उठाया है, देश के लिए विनाशकारी जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, डिजास्टर, बस उस शब्द पे ठीक है, बिल्कुल वो उनके अनुरूप है। उन्होंने जिस तरह की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी समाज के अंदर पिछले कई वर्षों से की है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यूपी में क्या हालात हो गया, उनके निकटतम सहयोगी ने आकर यूपी के अंदर किस तरह से समाज को बांटा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। हाँ, शरण जी। संजीव, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जो मैंने मनमोहन सिंह के स्पीचेस सुने हैं या इनके बारे में जितना मैं जानता हूं एटलीस्ट, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तो कई बार मुझे इनसे मिलने की मौका मिली, मुझे नहीं लगता कि ये मनमोहन सिंह का निकाला हुआ वर्ड है। ये कांग्रेस के आका जो 10 जनपद पे बैठे हुए हैं, ये इन लोगों की तरफ से निकाला हुआ शब्द होगा। ये मनमोहन जी ये शब्द मैंने आज तक नहीं सुना। नहीं, इतने इस तरह की लैंग्वेज का मनमोहन सिंह जी से मैंने नहीं सुना। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप आरएसएस की भाषा बोलने समझ नहीं आती है बात। एक प्रधानमंत्री अगर अब शब्द बोल रहा है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक उत्तर दिया जा रहा है, उसके लिए भी अगर आपकी सोच ये है तो मैं यही कहूंगा कि आपकी पत्रकारिता कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के अंदर है। राजीव, सवाल ये नहीं है कि वो 10 जनपद के इशारे पे कहा या उन्होंने खुद अपनी मर्जी से कहा। सच्चाई है कि उन्होंने एक बात कही और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कही। लोडेड स्टेटमेंट है, हार्श स्टेटमेंट है, तल्ख टिप्पणी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरे तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए ना। नरेंद्र मोदी का जो ऑरा क्रिएट किया जा रहा है, जो रोल मॉडल बताया जा रहा है विकास का, क्या उसकी सच्चाई क्या है? क्या सबसे ज्यादा कुपोषण गुजरात में नहीं है? क्या महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा कुपोषण नहीं है वहां पर? तो वो तो एक सच्चाई है ना। तो क्या पूरे देश को नरेंद्र मोदी उस तरह का बनाना चाहते हैं? मैं गुजरात मॉडल पर एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा राजीव जी। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि गुजरात हमेशा से एक डेवलप राज्य रहा है। अगर आज कहें कि साहब 9 साल के 10 साल के केवल मोदी के शासनकाल में गुजरात डेवलप हुआ है, तो गुजरात की जो जनता है और गुजरात का जो इतिहास है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हम कटघरे में खड़ा कर देते हैं। गुजरात हमेशा से ही विकसित राज्य रहा है। जब तक आलोक जी, एक सेकंड, जब तक गुजरात में कांग्रेस का शासन रहा, कच्छ के लोग पानी के लिए त्राही त्राही करते थे। इसी नरेंद्र मोदी के आने के बाद वहां कम से कम पानी गई है। और मैं नरेंद्र मोदी का ना सपोर्टर हूं ना बीजेपी का सपोर्टर हूं, मैं ऐसे डेविल्स एडवोकेट, मैं केवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। नहीं, आप जिस की बात कर रहे हैं, आप तो भाजपा के भी प्रवक्ताओं से आगे निकल रहे हैं। देखिए, इसको दूसरा टाइमिंग देखिए। किसी की सफलता उसके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश वन ऑफ द बेस्ट गवर्न स्टेट थी, जहां का मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश में हर जिले में डाकखाना दिया, हर जिले में रेलवे दिया, हर वन ऑफ द बेस्ट मैनेज स्टेट थी। लेकिन 20 साल में देख लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या हालत हुआ। कोई आपको क्रेडिट देना पड़ेगी। वो परफॉर्मेंस देखिए, 3 बार आदमी रिपीट हो रहा है। इस समय सबसे प्रॉस्परस स्टेट, अब जैसे मान लीजिए इस समय पूरे बिजली की त्राही मची, सबसे ज्यादा सोलर सिस्टम अगर डेवलप हुआ है तो गुजरात में डेवलप हुआ है। वो ये कहते हैं कि साहब बच्चों को ये मालूम नहीं है कि यहाँ लाइट जाती है। 12-12 साल वो कहते हैं लाइट अगर 1 मिनट के लिए चली जाए गुजरात में तो एक न्यूज बनती है। यहाँ दिल्ली ऐसी सिटी में रोज लाइट जा रही है। तो आलोक जी, कट हो रहा है। नहीं, अब आप देखिए, 2 मिनट सुनिए पूरी बात। आपने कह लिया, हमारा उत्तर सुन लीजिए ना। नहीं, आप तो अपनी बात कहे चले जा रहे हैं। सुन तो लीजिए। कौन कहता है गुजरात के अंदर लाइट नहीं जाती है? जी हाँ, गुजरात की वेबसाइट के ऊपर आज आप जाकर देखिए, सरप्लस लाइट। मैं कह रहा हूँ गुजरात की वेबसाइट के ऊपर जाकर क्या बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपको आंकड़े मिल जाएंगे। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु,
कमर्शियल हो चाहे डोमेस्टिक हो, दोनों लाइट्स की कीमत गुजरात के अंदर पड़ोसी राज्यों से सबसे ज्यादा है। तीसरा बिंदु, आपने सूर्य सोलर एनर्जी की बात की है, एक ट्रॉपिकल स्टेट है वो, वहां पर सूर्य की किरणें मैक्सिमम टाइम रहती हैं। उत्तर प्रदेश में भी यह हाल है। नहीं, उत्तर प्रदेश में उत्तर ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पिछले 22-23 वर्षों से सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कही है कि यूपीए का ही प्रधानमंत्री अगली बार भी होगा, तो क्या जो नाकामियां रही हैं वो नाकामियां लोग भूल जाएंगे या फिर किसके सहारे आप जनता के बीच जाएंगे? किस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही? देखिए राजीव जी, अगर किसी सरकार की नाकामी ना रही हो तो वो तो सरकार हट ही नहीं सकती है कभी जिंदगी के अंदर। क्या भाजपा की सरकारों की नाकामियां नहीं रही हैं? क्या गुजरात में हर तीसरा बच्चा कुपोषित नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में आज भी समस्याएं नहीं? ठीक है, वो बात देखिए, ठीक उसके बाद भी सरकार नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं उसके बाद भी सरकार रिपीट हुई है। नहीं कर रहा हूं, 3 बार, अभी 3 बार का उदाहरण हमारे साथी ने दिया। क्या दिल्ली के अंदर 3 बार सरकार रिपीट नहीं हुई थी पूर्ण बहुमत के साथ? और चौथी बार जनता ने दिखा दिया। मैं बता रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं ना, आप सुनिए तो बात को ना। चौथी बार क्या हर्ष हुआ हमारा, हम जानते हैं ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3 बार अगर कोई जीत गया तो वो जीतता ही चला जाएगा। 10-10 बार जीतने के बाद लोग हारे हैं। देखिए तो हार जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगला प्रधानमंत्री यूपीए का ही होगा, तो यूपीए, देखिए गठबंधन राजनीति का दौर है, किसी एक पार्टी की सरकार अभी बनने नहीं जा रही है। कम से कम अगले 10 साल केंद्र की राजनीति में और गठबंधन रहेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। अभी 2 गठबंधन है, एक एनडीए है और एक यूपीए है, और एक तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के बाद देश भर में एक पैर पसारने की कोशिश वो कर रही है। बाकी बहुत सारे दल हैं जो न कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनमें कई अंतर विरोध है। तो मनमोहन सिंह ने इसी रेफरेंस पे ये बात कही है कि हो सकता है कांग्रेस के इस अधिवेशन के बाद या कांग्रेस में जो स्ट्रेटेजी बन रही है कि कुछ और नए सहयोगी तलाशे जाएं। तो नए सहयोगी अगर कांग्रेस के पास चुनाव से पहले आ जाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद यूपीए 3 आ जाए सत्ता में फिर से, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल है वो सिर्फ 2 सहयोगी दल उनके पास बचे हुए हैं, एक अकाली दल है और एक है शिवसेना। ठीक है, तो अगर गठबंधन की हम बात करें तो गठबंधन में अभी कांग्रेस के साथ ज्यादा सहयोगी हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा चुनाव के बाद क्या हालात बनते हैं। अभी आज कहना बड़ा मुश्किल है, चुनाव में 4 महीने हैं और चुनाव पलटने में 2 या 3 एक दिन बहुत होता है। राहुल गांधी का जिक्र बार-बार उन्होंने, जी विजय बहादुर जाऊंगा उस पे। देखिए, ये कहना कि गठबंधन, उत्तर प्रदेश में 25 साल से गठबंधन था, इस बार जो उत्तर प्रदेश में सरकार आई, एक पार्टी की सरकार आ गई। हवा आप देखिए, रुख देखिए, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो रहा है। आप देखिए, अभी चुनाव हुआ, चारों सरकार में पलट गया। लोगों ने कहा नहीं ये होगा, बिहार में, राजस्थान में ये होगा। इस समय जनता एकदम बदलाव चाह रही है। एक गांधी ने आंधी स्टार्ट किया था, दूसरा जयप्रकाश नारायण है, तीसरी आंधी चल। ठीक है, एक बात में मैं आना चाहूंगा। ठीक है, आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर काबू नहीं कर पाए, विजय बहादुर जी, हाँ, हम भ्रष्टाचार पर काबू नहीं कर पाए, रोजगार के फॉरेन पॉलिसी में देखिए। ठीक है, उसी 4 राज्यों में जो चुनाव हुए उनमें से केवल एक जगह तीसरा विकल्प मौजूद था और वहीं भाजपा को नकार दिया गया। जहां पर मोदी जी ने 6 जगह रैली की, वहां पर 4 विधानसभा के उनके सदस्य हार गए। रोहिणी जैसी, जहां पर जिस रैली के लिए भाजपा ने 15 दिन तक ढिंढोरे पीटकर, ढोल पीटकर, नगाड़े पीटकर उसका बखान किया, बाकी राज्यों में क्या हुआ आलोक जी? बाकी राज्यों में क्या हुआ? देखिए, मैं वहां पर राज्यों में तो क्लीन मान ली हमने बात, कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस जो जनादेश मिला उसको शिरोधार्य करती है, लेकिन भाजपा इस मुकाबले में ना रहे कि भाजपा की कहीं को लहर। जी आप ही बोलिए, मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ। राजीव जी, आप देखिए, दोनों बीजेपी और कांग्रेस राइटिंग ऑन द वॉल नहीं पढ़ पा रही है, और दिल्ली में वो राइटिंग ऑन द वॉल जो था उसको नहीं पढ़ने में नाकाब रहे, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और आज भी मैं आपको इस दावे के साथ इस चैनल पे कह के जा रहा हूं कि न बीजेपी, न यूपीए, न एनडीए, दोनों की सरकार नहीं बनने वाली है। मई के बाद देख लीजिएगा। और जैसा विजय जी ने कहा, कुछ न कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा इस देश में, क्योंकि जनता इन दोनों के से त्रस्त हो चुकी है। ठीक है, राहुल गांधी को कहा उन्होंने पूरी काबिलियत है पीएम बनने की। 17 तारीख को पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। चले गए। क्या मतलब इसका निकाल? शरण साहब, मैं आऊंगा सब पे इस सवाल पे। क्या इसका मतलब निकाला जाए? राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ करने का एक तरीका है, या फिर अब कांग्रेस के अगले पीएम उम्मीदवार को घोषित करने का जो एक कहा जाता है बस औपचारिक ऐलान बाकी है, उसका एक संकेत है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ने कई बार उनको पहले भी कहा है, कई बार कहा है कि अगर वो आकर जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कैसे प्रधानमंत्री है?
नहीं, जो कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, आप आ जाइए। नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं कर सकते। देखिए विजय बहादुर साहब, आप एक वरिष्ठ सांसद हैं, आप शब्दों को ना तोड़े मरोड़े। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर सकता इसलिए वो आ जाएं। देखिए नहीं, दोनों शब्दों ऐसी बात नहीं है, कई मौके आए। देखिए राजीव, जब भी उनसे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया, एक दो बार हम भी उनके साथ विदेश यात्रा में रहे हैं, जब भी पूछा गया कि भाई क्या वक्त आ गया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो तैयार। तो उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, पार्टी फैसला करती है, तो मैं उनके लिए कहीं कोई आपत्ति नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? सही बात है। पार्टी से आपका जो स्टेटमेंट आया है बिल्कुल ही अलग है। किसी भी पार्टी में कोई भी नेता पार्टी के आदेश से ऊपर नहीं होता। क्या आडवाणी ने अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा था? लेकिन नैतिकता के नाम पर सरकार तो अलग होती है, प्रधानमंत्री का पद तो अलग होता है। आप गलत दिशा में चीजों को ले जा रहे हैं। अगर मनमोहन सिंह ने ये बात कही है कि वो राहुल गांधी के लिए पद छोड़ सकते हैं, तो सवाल पूछा गया तभी कही है ना। ये नहीं कहा। दूसरी बात, मनमोहन सिंह कभी नेता नहीं थे। मनमोहन सिंह के नाम पे कभी कांग्रेस ने चुनाव वोट नहीं मांगा था। कांग्रेस ने 2004 में सोनिया गांधी के नाम पे वोट मांगा था, और सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनाने को लेकर के पूरी पार्टी में सहमति थी, तमाम सहयोगी दलों में सहमति थी। यहाँ तक कि जो शरद पवार 1999 में विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर पार्टी से अलग हो गए थे, वही शरद पवार सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैडम आप ही गद्दी संभालिए प्रधानमंत्री पद की। उस वक्त ये फैसला हुआ कि विजय बहादुर जी सहमत नहीं है आपसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टी में पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति छोटा होता है, पार्टी का डिसीजन होता है। बीजेपी में भी पार्टी ने डिसीजन लिया ना कि नरेंद्र मोदी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। कल अगर बीजेपी अपना पलटती तो क्या नरेंद्र मोदी, ठीक है, विजय बहादुर जी फैसला मानने से मना करेंगे? भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। पार्टी का योगदान, जब पार्टी ने प्रधानमंत्री को चुन लिया और प्रधानमंत्री कुर्सी में कॉन्स्टिट्यूशनली बैठ गए, तो ही इज द हेड ऑफ द नेशन। और पहली बार 65 साल में पहली बार प्रधानमंत्री ने पिछले 2-3 साल से कह रहे हैं मैं छोड़ने को तैयार हूं, मैं उनके साथ अंडर में काम कर। ये कहीं किसी प्रजातंत्र में हुआ ही तक नहीं। ये पार्टी के फीलिंग में आपने चाहे जो बात कर लीजिए, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में विदेश में कोई आ रहा और कह रहा कि नहीं हम तो नहीं, लेकिन आप आ जाएं, तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा विदेश में कि ही इज ओनली इंटरिम और ए रोबोट प्राइम मिनिस्टर। ये कहीं नहीं हुआ। और देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगते रहे हैं। बार बार ये कहा जाता रहा है कि वो रोबोट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कहा जाता रहा है। बार बार राहुल गांधी का जिक्र और बार बार ये कहना कि वो उनके अंडर में भी काम करने को तैयार हो। क्या मतलब निकाले? देखिए राजीव जी, ये या तो भारत थे, आप विजय बहादुर जी का जवाब दीजिए। तो ये भारत थे कि खड़ाऊ लेकर काम कर रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम चित्रकूट चले गए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम आ जाए। उन्होंने आज ये बात भी कही है यूसुफ जी, सत्ता की दो केंद्र की बात जो हमेशा होती रही है, चीजों का उसको भी स्वीकार किया उन्होंने। अच्छा बुरा हो सकता है। विजय बहादुर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री जब आपने बना दिया तो अब वो प्रधानमंत्री है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन वो तो इनकार कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ना इनकार किया है। हमारे प्रधानमंत्री किसने बनाया? पार्टी ने। हमारे अगर पार्टी के सांसद चाहते हैं बदलाव हो तो उसमें प्रधानमंत्री हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर पार्टी को विशेष अधिकार दिए गए हैं। एक पार्टी के टिकट पर जीतने वाला सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी बदल नहीं सकता है, उसकी सदस्यता चली जाती है। विजय बहादुर जी, आप भी एक पार्टी में थे, उस पार्टी के अनुशासन को आपने तोड़ा तो आपको भी पार्टी ने बाहर का रास्ता ठीक है। पार्टी का व्यक्ति यूसुफ जी, पार्टी का व्यक्ति अगर कहे कि अध्यादेश को फाड़ कर फेंक, कैबिनेट के फैसले फाड़ कर फेंक, सुन लीजिए, वो कहते हैं हम प्रधानमंत्री नहीं है। पार्टी सुप्रीम है भारतीय लोकतंत्र में भाई। ये कौन कह रहा है? जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री को अपने को बदलना परिवर्तन बना दिया गया, पार्टी पार्टी है, संविधान ही कहता है सर्वोच्चता है। नहीं, संविधान पार्टी को ये अधिकार देता है कि वो अपना लीडर चुने हिसाब से, और अगर बदलना चाहे तो बदल भी सकता है। भारतीय संविधान के हिसाब से भारत में राजनीतिक दलों नहीं, तो अभी पार्टी की मीटिंग कहाँ हुई? अभी तो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। एक बात पार्टी की मीटिंग जो आज देखिए, विषय को डाइवर्ट मत करिए। आज कॉन्फ्रेंस जो हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑन द सीट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग, he was not addressing as a party forum.
ये वहां पर जनपद में या पार्टी ऑफिस में मीटिंग में नहीं एड्रेस कर रहे, वो पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ये खुद का तस्लीम कर रहा है कि हम उनके अंडर में काम करना चाहते हैं। आज उन्होंने कहीं अंडर रहने की कोई बात नहीं, शब्दों को और वाक्यों को बड़ा तोड़ मरोड़ रहे हैं। आज उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं राहुल जी के अंडर काम करने के लिए तैयार हूं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। आपके हंसने से कोई वक्तव्य चेंज नहीं होगा। हंसने की बात, लेट अस बी ऑन द पॉइंट। अभी प्रधानमंत्री ने 2 महीना पहले हवाई जहाज में कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत रहूंगा कि आप राहुल उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब के अंडर में। तो उसमें क्या गलत कह दिया? बताइए, अगर एक सेकंड लीडरशिप आ रही है, अगर सेकंड लीडरशिप के नीचे अगर काम करना पड़े, आज देखिए आज भाजपा के अंदर 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो वर्तमान अध्यक्ष के नीचे काम कर रहे हैं। आलोक जी, अगर आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को इलेक्ट किया है तो इट इज अगेन पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग अगर कर उनको हटाती तो समझ में आता। लेकिन यहाँ प्राइम मिनिस्टर एज एन इंडियन आई एम सॉरी कि मेरे प्राइम मिनिस्टर इतना अपने आप को वीक दिखाता है। शरण साहब बहुत सही बात आपने की। आलोक जी बहुत सही बात आपने की। क्या उन्होंने रियलिटी को एडमिट कर दिया। आप अपनी बात कर चुके, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मुझे क्या बताइए, क्या भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस बात की गुंजाइश है कि कोई पार्टी अपना प्रधानमंत्री पद का या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव से पहले घोषित करे? यूसुफ साहब मैं कह रहा हूं, लेट बी कंप्लीट। जी। जब भारतीय संविधान के अंदर ये व्यवस्था है कि चुने हुए विधायक या चुने हुए सांसद नेता का चुनाव करेंगे और वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, तो फिर बीजेपी या दूसरी पार्टियां पहले क्यों चुनाव लड़ती हैं? गलत है, मैंने हमेशा आपके चैनल पे भी इसको गलत कहा है कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो पार्टी सुप्रीम है वो संविधान ने बनाया, किसी पार्टी ने नहीं बनाया। आप याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था, आडवाणी जी ने नाराज होकर इस्तीफा दिया था। बाद में पार्टी के कहने पर उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। तो कौन सुप्रीम हुआ? पार्टी सुप्रीम हुआ या व्यक्ति सुप्रीम हुआ? ठीक है, हर पार्टी के अंदर एनएससी के अध्यक्ष सोनिया गांधी, ठीक नहीं। यूसुफ जी, एनएससी के अध्यक्ष सोनिया गांधी, कई फैसले आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के फैसलों पर, कैबिनेट के फैसलों पर उनके फैसले भारी पड़े हैं। उनके कई उदाहरण, ये तो आप बेहतर जान रहे होंगे। और जो बार बार, ठीक है, फूड सिक्योरिटी बिल कई उदाहरण है, मैं वो आप बेहतर जान रहे हैं, बहुत वरिष्ठ आदमी है। लेकिन जो बार बार ये बात कहने की नौबत क्यों आती है प्रधानमंत्री को कि मैं कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हूं, और सत्ता के 2 केंद्र की जो बात उन्होंने स्वीकार की, भले अच्छा बुरा ठीक है वो, लेकिन ये जो है गरिमा के साथ साथ, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आ रहा हूं आलोक जी, आप सत्ता के बिल्कुल 2 केंद्र कांग्रेस के अंदर है, एक 10 जनपद है, एक सेमिनार है, इसमें कोई बात नहीं है। मनमोहन सिंह पार्टी से ऊपर नहीं है। जो फैसला आगे चल के राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान संभालनी है, ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं। जिस दिन से राहुल गांधी आए हैं उस दिन से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की लगातार मांग चल रही है। कई बार राहुल गांधी ने खुद मना किया है, लेकिन कांग्रेस में चापलूसों की एक ऐसी जमात है जिसका कोई मुकाबला तो नहीं। यही बात जब यही बात जब विपक्षी कह रहे हैं तो पहले ही मान लेना चाहिए था। ऐसा कौन मानता है? अरे आज अगर पीएम ने माना है, क्या आप उम्मीद करेंगे कि आलोक जी ये बात बैठ के मानेंगे? अगली बार इन्हें टीवी में जाने से रोका जाएगा? हम कह सकते हैं, आलोक जी नहीं कह सकते। बताइए, ये बार बार कहने की नौबत, ये नहीं कहा जाता है एनएससी सुपर कैबिनेट की तरह काम। राजीव जी, उन्होंने बार बार अपनी तरफ से नहीं कहा। नहीं, ये देखिए, ये पत्रकार ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दिया। देखिए, विपक्ष भी कहता रहा है, उनकी बातों को सुनिए। विपक्ष का काम, अगर यही बात है तो ये बात पहले मान लेनी चाहिए थी। अब ये मानने की हिम्मत कहां से आई? आपने उनका पूरा वक्तव्य नहीं सुना है। आप एकांकी रहकर आपने उस वक्तव्य को उसकी आलोचना की है। आपने समझाइए, आप समझाइए कि एक पार्टी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी के बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो सरकार को पार्टी बताती है कैसा करना है। कई बार उसके अंदर विरोधाभास भी रहता है, और जब भी विरोधाभास रहा है, राहुल जी और सोनिया जी ने मेरी मदद की है। आपने पूरे वक्तव्य को नहीं देखा है। आप केवल एक भाजपा के द्वारा दी गई टिप्पणी के 2 पावर सेंटर हैं, 2 पावर सेंटर हैं, आप केवल वहीं तक रुके हुए हैं। क्या बीजेपी में पावर सेंटर नहीं है? बीजेपी में कहा प्रदेश अध्यक्ष आलोक जी, जब लालकृष्ण आडवाणी कराची में जिन्ना की मजार पे जाके कमेंट लिख करके आए थे, उसके बाद आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा। आडवाणी ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। जब वो खुद पार्टी अध्यक्ष थे, उन्हें किसने कहा इस्तीफा देने के लिए? ठीक है, एक मिनट, मैं तो चुप हूं। दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री थे, उन्होंने किराया बढ़ाया, अपनी पार्टी आला कमान से नहीं पूछा उन्होंने, ममता बनर्जी की मंजूरी नहीं ली थी। क्योंकि पार्टी सुप्रीम है, पार्टी की आइडियोलॉजी है, पार्टी एक एजेंडा लेकर के चुनाव लड़कर आती है, उस एजेंडे पे पार्टी को मिलता है, तो उसे भारतीय संविधान के हिसाब से उसको एक सर्वोच्चता प्रदान की गई है। तो क्या हुआ, दिनेश त्रिवेदी को अगले दिन इस्तीफा देना पड़ा ना पार्टी का गठन करने में। देखिए, पार्टी सुप्रीम होती है बिफोर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट।
लेकिन जब गवर्नमेंट का वो आदमी मेंबर हो जाता है तो फिर वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आधारित करता है। ये बात बिल्कुल सही तो ये प्रधानमंत्री ये भूल गए सर जल्दी से प्राइम मिनिस्टर जो बात असलियत थी वो बाहर मनमोहन सिंह से पहले शायद किसी प्रधानमंत्री से ये ऐसा नहीं पूछी गई कि आपकी जगह दूसरे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस देश में ऐसा देखिए, थर्ड फ्रंट के जब भी प्राइम मिनिस्टर बने तो हम कहते हैं, जनरली कहने में ये कह देते हैं कि वो वीक थे, लेकिन मैं सोचता हूं कि वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर अगर इस देश में कभी मिला तो हमें अभी मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में, जो हर बार कहते हैं कि हम तो कुर्सी छोड़ के भागे भाई। कई बार कांग्रेस के नेताओं ने ये बात कही है, दिग्विजय सिंह जी ने कही है, मणिशंकर अय्यर ने कही है, प्रधानमंत्री पर भी मणिशंकर अय्यर ने निशाना साधा था। तो ये मेरा कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित सवाल नहीं है। आलोक जी जल्दी से आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। देखिए, कहीं ना हमारे प्रधानमंत्री वीक रहे हैं, जिस तरह के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, अपनी सरकार को भी कई बार कटघरे में खड़ा करके उन्होंने न्यूक्लियर बिल जैसे बिल पास कराए हैं। मैं समझता हूं वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था जब पूरी तरह से मंदी थी, देश को संभाला है और आने वाला समय इन प्रधानमंत्री को याद रखेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। जो कुछ कहा प्रधानमंत्री ने और सरकार ने जो कुछ किया, इतिहासकार भी लिखेंगे और जनता भी लिखेगी। इंतजार करिए। बेबाक बहस में आज इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं।